जय हिंद। हमने केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये सब पढ़ चुका था। इसके आगे मैंने तत्व वर्ग बता दिया था और पीरियोडिक टेबल के टाइम थी, तो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा दिए थे। बहुत कुछ चीज़ें थोड़ा सा उसमें से एक्स्ट्रा और सीखते हैं। चलिए, तो हमने हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग, खत्म कर लिया। तत्व यौगिक एवं मिश्रण खत्म नहीं किया है, लेकिन हमने तत्व को जरूर पढ़ लिया है। अब हमारा टाइम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको यौगिक मिश्रण और एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताऊंगा। तो इसके आगे मैं चालू करता हूँ। अब तक हम क्या पढ़ लिए, एक बार सिनॉप्सिस देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है, ये सारा चीज़ें बता दिया। पदार्थ, द्रव्य, ये भी पढ़ा दिया। और ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। यौगिक में हमारा ये बचा हुआ है। उसके बाद भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण में मैंने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बोस-आइंस्टीन और तत्व यौगिक में मिश्रण वाले चैप्टर से हमने तत्व को पढ़ लिया है। और उसके बाद यौगिक में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक के जो गुण होते हैं ना, उसके घटक तत्वों के गुणों से पूरी तरह से अलग होते हैं। और यौगिक की पहचान ये है कि उसका एक निश्चित फार्मूला होता है, जैसे H2O, CH4, CO2, ये सब हमारे क्या है, कंपाउंड है। और ये सारे कंपाउंड एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनेगा। कुछ प्रमुख यौगिक और उनके घटक देख सकते हो, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है। इसे हम प्रचलित नाम इसका चिली साल्ट पीटर है। और इसमें जो घटक तत्व है पोटेशियम है। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो इसका घटक तत्व क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम और ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके घटक तत्व है। कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने आपके लिए लिख दिया है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, इसके घटक तत्व Na और Cl होगा। लेड ऑक्साइड, Pb3O4 जिसे कहते हैं, तो लेड और ऑक्सीजन इसके घटक तत्व है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिखा हुआ है। इसके बाद आता है, जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जिसमें निश्चित रूप से कार्बन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH4, तो यहाँ पर कार्बन है। ये C2H5SH है ना, इसको हम एथिल मरकप्टन कहते हैं, जो कि LPG गैस में डाला होता है, गंध इसी का ही आता है। तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन है। अगर CO2 भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कार्बन है। तो जिस किसी भी कंपाउंड में कार्बन होगा तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, जिसमें सीधी सी बात कार्बन नहीं होगा। तो H2O ये भी कंपाउंड है, SO2, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कार्बन नहीं है, इसलिए ये सब क्या चीज़ है, हमारे अकार्बनिक यौगिक हैं। इसके बाद आता है हमारे मिक्सचर। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, इस प्रकार मिला दिया जाता है कि अपने मूल गुण को वो न खोए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। कुछ मिश्रण के उदाहरण है, जैसे गैस में गैस, तो वायु, वायु अगर हम लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारी अक्रिय गैसें होती हैं, जल वाष्प होता है, ठीक है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, गैस में गैस का ये मिश्रण है। उसी प्रकार द्रव में गैस का, तो सोडा वाटर जो आप पीते हैं, शीतल पेय है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जल में घुला होता है, ये द्रव में गैस का उदाहरण है। द्रव में द्रव का, तो नींबू का रस, नींबू भी द्रव हो गया और पानी भी द्रव हो गया, तो द्रव में द्रव का उदाहरण है। द्रव में ठोस, तो समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल क्या है, जल है, उसमें उसमें ठोस मतलब NaCl घुला हुआ है, तो समुद्री जल द्रव में ठोस का उदाहरण। ठोस में ठोस बोलोगे तो मिट्टी है हमारा, ये मिश्र धातु जैसे पीतल वगैरह, तो ये ठोस में ठोस का मिश्रण हो गया। तो मिश्रण के ये कुछ प्रकार हो गए, तो ये भी हमारा खत्म। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसमें कहेंगे, किसे कहेंगे, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते तथा मिश्रण के प्रत्येक अंश के गुणधर्म बिल्कुल समान रहेंगे। जैसे चीनी नमक का शरबत, तो आपको दोनों का स्वाद आपको आएगा कहीं कहीं से। नमक व जल है ना, सल्फर में विलयन इसका मिला दोगे तो, या कोई भी एलॉय या वायु, ये हमारे समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अब हम समांगी मिश्रण बनाते कैसे हैं, जैसे कि हमको स्टील का बनाना है, तो हमको पहले उसका ना पिघला लेंगे, जली विलयन बना लेंगे। उसके बाद जैसे लोहा है, उसको लिक्विड फॉर्म में कर लिए, लिक्विड फॉर्म में करने के बाद उसमें 1% कार्बन बना दे, तो क्या बन गए, ये स्टील बन गए। तो ये भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
हवा, ये भी हमारा मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण। देखिए सोडियम 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैस 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है। तो हवा भी किसका उदाहरण है? ये गैस मिश्रण का उदाहरण है, जो कि समांगीय मिश्रण है। विसमांगीय मिश्रण, इसमें मिश्रण के अवयव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपना रेत और जल का मिश्रण है, तो इसमें रेत और जल अलग से दिखेगा। पेट्रोल और जल है, तो जल के ऊपर पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा। जल या तेल है, तो ये भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। या दो ठोक दाल को मिला दो, अरहर दाल, मसूर दाल, तो दोनों दिखने लगेगा। तो ये सब मिश्रण के उदाहरण है। हमने चैप्टर 3 के अंतर्गत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में कुछ हमने पढ़ लिया था, है ना। जैसे तत्व क्या है, और मेरे ख्याल से ये डोब्रेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ये पूरा पढ़ लिया है हमने। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी बता दिया हूँ। और आपको मैजिक नंबर भी सिखा दिया गया था। आपको हम पीरियोडिक टेबल भी बता दिए थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा मैं आपको याद कर देना सिखा देता हूँ। देखिए मैं जो बोलूँगा केवल उतना ही याद करिएगा, बाकी कोई काम का नहीं। उस दिन भी मैं बताया था, फिर भी आज बता देता हूँ। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये इतना हमारा हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है। ये पी ब्लॉक हुआ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ये हमारा डी ब्लॉक। और इसको हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आता है। अब हमको इसको थोड़ा सा याद करना है आपके एग्जाम के लिए। कितना चीज़ है जो हमारे एग्जाम में काम आएगा, उस हिसाब से हमको पढ़ना है। या फिर एग्जाम भी छोड़ो, केमिस्ट्री के लिए हमको कितनी चीज़ों को समझनी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। आप मैं अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का तो हमको याद रखना ही रखना है। इसका फार्मूला क्या है? पहले इसको हम क्षार धातु कहते हैं। ये हमारा क्षार धातु हुआ, क्षार धातु। और इसे कहेंगे हम क्षार मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, ये सब आपको बता दी गई थी, केवल आपको याद कराना है। याद कैसे करोगे? हाइड्रोजन साइलेंस रहेगा, उसके बाद ली ना क रब कस फर, इतना याद कर लोगे। लेकिन इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ठीक, कौन सी याद करनी है करके। दूसरा क्या फार्मूला होगा? बे मग का सर बा रा, बेमक्का सरबारा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर याद करेंगे ब आल ग इन टल। उसके बाद क सी गे सन पब। उसके बाद ना फा आ ए बी। उसके बाद आस से टे पो। उसके बाद फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एस्टाटीन। उसके बाद हिनी आकरी जेरे, हिनी आकरी जेरे। आप इस वर्ग के हिसाब से नहीं, इसको आवर्तक के हिसाब से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, सक ती व कर मन फे को नी कु जान। बस आप इतना याद कर लीजिए। ये सब याद करने कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताता मैं। आप इसके ठीक नीचे सिल्वर, और इसके और ठीक नीचे आरस, चांदी और सोना। ठीक, तो आपके जो पैनल में बोर्ड में आपका जितना गोला लगा हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। अब बात आती है हमको कितने ऐसे परमाणु हैं जिसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से अब बता देता हूँ इतना, केवल इतना ये भी हम हटा देते हैं। बस ये गैलियम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जर्मेनियम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आर्सेनिक भी नहीं लगेगा। बस, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल इतने का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, या फिर परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब हम परमाणु क्रमांक याद करवा देते हैं। जब परमाणु क्रमांक याद करोगे तो आप इस तरह से याद नहीं करोगे, बल्कि देखिए ऐसे याद करोगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद परमाणु क्रमांक 2 हीलियम। उसके बाद फिर लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, 10 हो गया। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। इतना हमको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। उसके बाद सीधा क्रोमियम का 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कापर 29, जिंक 30। उसके बाद सिल्वर 47, आरस 79, सिल्वर
Ag मतलब सिल्वर, जिसका परमाणु क्रमांक 47 है, और आरस का है हमारा 79। तो इतने का हमको परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1। उसके बाद फिर हीलियम का 2, उसके बाद लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। उसके बाद पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कापर 29, जिंक 30, सिल्वर 47 और आरस का है 79। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको परमाणु क्रमांक किसी भी सूरत में आपको याद रखनी है। इससे हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको जीके के जीएस के लिए पूरा समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एंगल से, और मेंस के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स से भी यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता। तो सबसे बड़ी बात आती है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं सोडियम लिखा, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 11। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो बनेगा 2 8 1। तो जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 2 और 1। उसी तरह से बेरिलियम का बनेगा 2 और 2, बोरान का बनेगा 2 और 3, कार्बन का बनेगा 2 4। ध्यान से देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का है 2 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है वो 5 नहीं होगी। जैसे ही हमारे 4 आ जाता है, 2 4 के बाद हम अगर 2 5 में बढ़े तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, बल्कि इसमें हम 8 में अब घटाते चलेंगे। अब हम इसमें 8 में घटाते चलेंगे, तो 8 में 5 घटा तो कितना हुआ? 3। उसके बाद ये 2 6 हुआ, तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। फ्लोरीन में 8 में 7 घटाएंगे तो 1, और नियान में 8 में 8 घटाएंगे तो 0। मतलब वैलेंसी पहले बढ़ती है 1 से 4 तक, फिर उसके बाद फिर क्या होती है? वैलेंसी घटती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसे होगा? +1 +2 +3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर माइनस, हाँ माइनस ही है एक्चुअल में, -3 -2 -1, उसके बाद फिर 0। क्योंकि यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी प्लस में आती है। इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए ग्रहण करने के कारण ये ऋणी हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो ये आप समझ गए। अब हमको समझना है कि आवर्त में और वर्ग में क्या परिवर्तन आया है। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं, लेकिन संयोजकता पहले बढ़ेगी, उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाती है, ये हमने देखा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि ये हमारा हुआ ली ना क र ब क स फर, ऐसे याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो सबकी संयोजकता +1 ही है, क्योंकि ये एक ही कोष में स्थित है ना, 1s1 वाले में या एस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक के इसके अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर संयोजकता समान रहेगा, क्योंकि सेम ब्लॉक में जाता है। हीलियम को अगर छोड़ देंगे तो सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम समेत सभी गैसों का जो अक्रिय गैस है उसकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। संयोजकता को देखा हमने ना, कि पहले बढ़ती है फिर घटते घटते 0 हो जाती है, और अक्रिय गैसों का तो समझिएगा कि 0 होता है। अगला आता है बात अब परमाणु का आकार, है ना। परमाणु का आकार किसे कहेंगे? जैसे हमारा नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो परमाणु का आकार ये हुआ हमारा। अब हमको समझना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। आवर्त में हम जब ऐसे जाएंगे ना, एक हुआ आवर्त में इस तरह से जाएंगे और वर्ग में नीचे आएंगे, तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका आकार घटता है। हम एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम है, उसके बाद फिर हम लिथियम का 3 हुआ,
ठीक है। उसके बाद फिर बेरिलियम हुआ, लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान। मैं 3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। लिथियम क्या-क्या आएगा हमारा 2 1, इसका सीधा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये ना न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या कितना होगा, इसका लिथियम का 3, इसका 4, इसका 5 होता है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और बाह्य कोश में क्या होगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गया। ठीक है, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट के हिसाब में। अब देखो क्यों आकार घटता है। बाह्य कोश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बाह्य कोश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बल बढ़ेगा, जिसके कारण उसका आकार घटेगा। सेम स्थिति यहाँ पर आएगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा सिकुड़ेगा। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लिथियम के नीचे क्या आएगा, सोडियम। तो देखिए सोडियम का कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद फिर 8 हो जाएगा इसमें, और लास्ट में हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हुआ, लिथियम, इसमें 2 कोष है, इसमें कोष की संख्या 1 बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो आकार तो बढ़ेगा ही, तो ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही। यहाँ पर कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि कोषों की संख्या सेम है, बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण उसका केंद्र पर आकर्षण बल मजबूत हो जाता है, इसलिए घटता है। आप इन चीज को याद रखना है। तो ये हुआ परमाणु का आकार। नेक्स्ट हम समझते हैं अब धात्विक और अधात्विक गुण। अब देखो ये जितने भी तत्व देख रहे हो ये सब हमारा क्या है, धातु है, और उसके बाद ये स्टीयर स्ट्रिप हमारा क्या है, उपधातु, और इसके बाद सब अधातु। तो सीधी सी बात है, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा, उल्टा ही होगा। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, तो अधात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। तो ये सिंपल सा चीज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला है विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलेंगे, देखिए जब सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है तो किसी परमाणु द्वारा साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कोवैलेंसी बॉन्ड आपने देखा होगा कि है ना भाई, जब भी कोई कोवैलेंसी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो जितने आकर्षण बल से खींचेगा उसे ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता बढ़ती है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, ये खींचने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अक्रिय गैसों में तो अष्टक पूरा होता है ना, उसकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा आयनन विभव। गैसीय परमाणु से बाह्य इलेक्ट्रॉन हटाने की न्यूनतम ऊर्जा, है ना। तो किसी भी गैसीय परमाणु इसके बाह्यतम कोश से जो हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो उसको हटाने के लिए भी तो ऊर्जा लगेगी। उस हटाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को हम आयनन विभव या उसी को इंग्लिश में आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसका जो मात्रक है किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे वर्ग में आते हैं तो ये आयनन विभव घटती है। ठीक है, क्योंकि देखो होगा क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा ये जानना जरूरी है। हम देखो बाएं से जब दाएं जाते हैं ना तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोषों की संख्या तो सेम रहती है, ये नाभिक हो गया, कोषों की संख्या सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे यहाँ पर आप मान के चलो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर मैं बना दिया पहले ऑर्बिट में 2, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर बना देता हूँ 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोचो ना, आप 1 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जितना बल लगेगा उससे डबल बल किसमें लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने में। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ऊर्जा कम और यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा। तो बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण ही हमारे को हमको बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर जैसे मान लो कोषों की संख्या, तो कोषों की संख्या में वृद्धि हो गई तो यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है नाभिक से उसका आकर्षण बल काफी कम हो जाता है, तो इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, और आसान है तो फिर ऊर्जा कम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आयनन विभव कम होगा।
अक्रिय गैसों का जो आयनांसन पोटेंशियल होता है वो काफ़ी अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 8-8 होते हैं, मतलब उसके अंतिम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। नाम से स्पष्ट है यार, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ेगी, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होगी, घटेगी। ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि देखो, एक मैं लिथियम ले लेती हूँ, इधर फिर से मैं ले लेता हूँ बेरिलियम का, उसके बाद बोरान, इसी एग्जाम्पल से काम चला लो। देखो लिथियम में क्या होता है, 3, उसके बाद बेरिलियम का क्या होगा हमारा, 4, और इसका 5। तो इसका ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बना लेते हैं हम, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्यों, देखिए, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बोल रही है, बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, है ना, जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा, है ना, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब ऋण आयन बनाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या करेगा, त्याग देगा। उसके बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जोड़ेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या कर रहे थे, वो उसमें निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमको, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा लगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उतना ज्यादा ऊर्जा लगेगा। लेकिन वैसे ही जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता एकदम घटती जाएगी, और अक्रिय गैसों के लिए तो शून्य होता है क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित हो गया। अब हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा वह, उसमें हम परमाणु संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मेन एटम्स का, परमाणु का, तत्वों का। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।